welcome to Teach Tech Commerce. My name is Harshpreet Kaur and I am your economics educator. तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है। बहुत ही स्टार्टिंग चैप्टर है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको आपकी इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। ठीक है, आया समझ में? तो जैसे कि चैप्टर का आप नाम देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले, जब इंडिया आजाद हुआ था, उससे पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव मतलब इमीडिएटली बिफोर, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक Indian economic development is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its process of development। मतलब ये जो बुक है क्लास 12 की, जिसे हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको क्यों प्रोवाइड करवाई जा रही है? ताकि आप फेमिलियर हो पाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इंडिया ने कैसे ग्रो किया, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे डेवलप हुई। ठीक है, एंड विद द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट करते समय क्या प्रोसेस रही, इन सबसे आप फेमिलियर हो पाए। इस वजह से ये बुक बनी है आपके लिए। तो इसलिए स्टार्टिंग चैप्टर ही आपको हिस्ट्री का दे दिया कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो खराब कैसे हुई। ब्रिटेन, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारी कंट्री पे कम से कम 200 साल रूल किया था। ठीक है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत खराब हो चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, और जैसे देश आजाद हुआ, हमारा फ्रीडम हमें मिली, उसके बाद इंडिया ने धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। तो वो डेवलपमेंट हुई कैसे, क्या प्रोसेस उन्होंने अपनाए, तो सभी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? इसी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बोरिंग नहीं लगेगी आपको, कहानियों के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब इंडिया की हिस्ट्री है, आपको पढ़नी तो पड़ेगी, है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने रूल की थी हमारी कंट्री को, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लिया था, इकोनॉमिक डिसीजंस को अपने हाथ में ले लिया था, हमें गवर्न करने लगी थी। तो ये ओरिजिन कहां से स्टार्ट हुआ ये सब? ठीक है, तो क्या देखे रखा है? द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। जैसे ही ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री इंडिया में आया, तब से क्या हो गया? हमारी इंडिया की पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो गई। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757। तो कहां से स्टार्टिंग हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ था, जो कि कब लड़ा गया था? 1757 से। मतलब ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल कब हुआ? इन द ईयर 1757। ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे कब राज करने लगे थे? इन द ईयर 1757, जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश को हमारी कंट्री पे राज क्यों करना था, उसका रीजन हम जानेंगे, उसका पर्पस जानेंगे। ठीक है, तो क्या देके रखा है? द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारी कंट्री पे इसलिए राज करना चाहते थे ताकि वो इंडिया की इकोनॉमी को यूज कर सके एंड अपनी जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है, अपनी जो ब्रिटिश इकोनॉमी है, उसे डेवलप कर सके। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को यूज करके किसका डेवलपमेंट करना था? उन्हें ब्रिटिश इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना था। ठीक है, यही उनका मेन पर्पस था हमारी कंट्री में आने का और हमारी कंट्री में राज करने का। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है, तो पहले हम इसे समझते हैं। तो बेसिकली आपका एक वर्ड भी आएगा आपकी बुक पे, कॉलोनियलिज्म, तो दोनों का मतलब सेम है। तो इसमें होता क्या है, अगर हम कॉलोनियलिज्म में बात करें तो वो एक पॉलिसी होती है,
ठीक है। एक पॉलिसी होती है जिसमें एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को रूल करने लगती है, एंड वो जो दूसरी कंट्री होती है ना, वो रूलिंग कंट्री की क्या बन जाती है, कॉलोनी, मतलब गुलाम बन जाती है, ठीक है। जो कंट्री दूसरी कंट्री को रूल करता है उसे हम बोलते हैं रूलिंग कंट्री, और जो कंट्री रूल हो रही होती है उसे हम बोलते हैं कॉलोनी, मतलब वो गुलाम है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर कॉलोनियल रूल की बात हो रही है, तो कॉलोनियल रूल में हम देखेंगे कि जो इंडिया था वो कॉलोनी था किसका, ब्रिटेन का, ब्रिटिशर्स का। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जो थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया की पूरी इकोनॉमिक पावर को अपने हाथ में ले लिया था, पूरी इंडियन इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। मतलब इंडिया को बेसिकली अपना गुलाम बना दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रूलिंग कंट्री, क्योंकि वो इंडिया को रूल करने लगी थी, उस पर राज करने लगी थी। और इंडिया क्या हो जाएगी उस टाइम पे, उस टाइम पे इंडिया क्या बन चुकी थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन चुकी थी, गुलाम बन चुकी थी, ठीक है। तो जब ये कॉलोनियल रूल आया उसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट कर दिया था, बर्बाद ही कर दिया था, ठीक, खत्म कर दिया था। उसके बाद they exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country। बोला जा रहा है उन्होंने इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस को अपनी कंट्री के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। आप अच्छे से जानते हो इंडिया को क्या बोला जाता था पहले, सोने की चिड़िया, क्योंकि बहुत वेल्थ थी, बहुत गोल्ड था, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपने में मस्त रहते थे, खुद का खाते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। आपको अच्छे से पता है मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे काम करती थी, पहले भी अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर फील्ड में है, लेकिन उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट 85% जो लोग थे पूरी इंडिया के वो कहाँ पे लगे हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उनको कोई मतलब ही नहीं था, खुद उगाते थे, खुद खाना खाते थे, सो जाते थे, उनके कोई ज्यादा नीड्स भी नहीं थी, ठीक है। आया समझ में? और राजा महाराजा लोग, उनके पास गोल्ड बहुत सारा था, हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री से हैंडमेड प्रोडक्ट्स से वो भी बहुत अच्छे चल रहे थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। तो इसलिए हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी ना बहुत अच्छी चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो खुद की कंट्री के लिए क्या कर पाए, यूज कर पाए, ठीक है। Finally, after 200 years of British rule, India gained independence from them on 15th August 1947। बोला जा रहा है कि 200 साल ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो राज किया था कितने सालों तक किया था, 200 सालों तक किया था। और 200 साल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिल गई, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को क्या मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई, आजाद हो गया था इंडिया, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, ठीक है। बोला जा रहा है कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को रूल करते थे, इंडिया को उन्होंने गुलाम बना दिया था, उस टाइम पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों हो रहा था, ठीक है, उसका रीजन क्या है आपको अच्छे से पता है। तब डेवलपमेंट प्रोसेस जो इंडिया की वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई थी, इंडियन इकोनॉमी बहुत गिर चुकी थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारी इंडिया में, उससे पहले की क्या कंडीशन थी इंडिया की, सबसे पहले तो हम वो जानेंगे। फिर जैसे ही कॉलोनियल रूल आया, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, तब क्या होने लगा, इंडियन इकोनॉमी कैसे बर्बाद होने लगी, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलोनियल रूल के पहले से, ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, बहुत ही पैसा था, बहुत ही वेल्थ था। इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, ठीक है, आजाद भारत था, सेल्फ रिलिएंट, आत्मनिर्भर भारत था, एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, इकोनॉमी भी बहुत प्रॉस्पेरस थी, ठीक है। आगे समझने में समृद्ध थी, वेल्थ भी थी, सब कुछ था इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया क्या था, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्रीरियन इकोनॉमी। अब ये क्यों बोला जाता है, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड इट इंगेज्ड अबाउट
2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। क्या बोला जा रहा है, इंडिया के लोगों का मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर था। मेन सोर्स क्या था अर्निंग का, लिविंग का, एग्रीकल्चर था। ज्यादातर लोग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन कहां पे इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वॉल्व थी, तो इसलिए सब किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर फील्ड पे डिपेंड थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी, खेती बाड़ी में। ठीक है, आया समझ में, चलिए। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, मतलब कॉलोनियल रूल से पहले एग्रीगेरियन इकोनॉमी भी बोला जाता था। फिर उसके बाद वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो बनते थे, हैंडमेड गुड्स जो बनते थे, बहुत ही फेमस थे। ठीक है, इंडिया जो है वो किस लिए जानी जाती थी, अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती थी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, कॉलोनियल रूल आने से पहले। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स वर्क एक्सेट्रा। इंडिया जो है वो किस लिए जानी जाती थी, अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि किस फील्ड में इन्वॉल्व थे, हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो कॉटन की थी, सिल्क टेक्सटाइल में इन्वॉल्व थे, मेटल में, प्रीशियस स्टोन वर्क्स में और भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। ठीक है, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में ये सब चीजें बनती थी। ठीक है, handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standard of craftsmanship। क्या बोला जा रहा है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो बनते थे इंडिया में, वो सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं थे बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी रियल होती थी कि पूरी दुनिया को पसंद आती थी, सभी पूरी दुनिया उसे खरीदना चाहती थी। इसलिए वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी तब होती थी जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही आर्टिस्टिक वे में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, हाथों से सिलाई बुनाई करी जाती थी, हर एक मटेरियल बहुत ही ओरिजिनल होता था। ठीक है, इसलिए इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस थी, वो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी कॉलोनियल रूल आने से पहले। ठीक है, आया समझ में, चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जब ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, कॉलोनियल रूल आ गया। However, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government, British government in India were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest than with the development of the Indian economy। बोला जा रहा है जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट के लोग आए, ब्रिटिशर्स आ गए हमारी कंट्री में, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पे वो क्या करती थी, उनको इंडिया के लोगों से, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी से बिल्कुल लेना देना नहीं था। उनको बस अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अपनी इकोनॉमी को, ब्रिटिश इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना था और उसे ही प्रमोट करना था। जो उनके वेस्टर्न कल्चर्स थे, जैसे कि वो कैश क्रॉप्स उगाया करते थे, इंडिको उगाया करते थे, उनको बस वही चीजें प्रमोट करनी थी और उन्हें ही प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं था इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है, आया समझ में, और उनको ना ही मतलब था कि इंडियन इकोनॉमी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आया समझ में। तो इसलिए जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई, ब्रिटिशर्स आ गए हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, उससे पहले क्या थी, ये सभी पॉइंट्स में हम समझ चुके हैं। एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अच्छी चल रही थी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। ठीक है, और जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, सब कुछ बिगड़ गया, इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट गिर गया था। ठीक है, आया समझ में, चलिए। Their policies brought a fundamental change in the structure of Indian economy। उन्होंने जो जो पॉलिसीज लेकर आए थे इंडिया में, उसने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को ही पूरा बदल दिया। क्योंकि उनकी जो भी पॉलिसीज रहती थी ना, वो खुद के फायदे के लिए रहती थी, खुद की कंट्री के फायदे के लिए रहती थी, और इंडिया के फायदे के बारे में तो सोचते ही नहीं थे दूर दूर तक। उनको कोई मतलब नहीं था इंडिया के लोगों से। ठीक है, तो अगर इंडिया का सामान भी यूज करते थे ना, वो अपने फायदे के लिए, अपनी कंट्री के फायदे के लिए यूज करते थे। ठीक है, इंडिया को कुछ नहीं देते थे वो, है ना। चलिए, देयर टू-फोल्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस्ड later in the chapter under the heading de-industrialization, decline of handicraft industry transformed the country into the supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain।
क्या बोला जा रहा है कि जो उनकी टू फोल्ड स्ट्रैटेजी थी ना, जो हम चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्रीज को डेक्लाइन कर दिया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से उनको कम कर दिया गया। ठीक है, इस टॉपिक में हम उनकी स्ट्रैटेजीज को समझेंगे कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रैटेजीज लगाई ताकि इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्री को, इंडिया की कंट्री को किस चीज के लिए लगा दिया कि वो सप्लायर बन जाए रॉ मटेरियल का। मतलब वो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स भेजने लगे, यहाँ पर क्रॉप्स उगा रहे हैं, यहाँ पे क्रैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, इंडिगो उगा रहे हैं एंड बाहर भेज रहे हैं वो ब्रिटेन में। ठीक है, अपनी कंट्री में वो रॉ मटेरियल भिजवाना चाहते थे ताकि ब्रिटेन से सामान बन के फिर इंडिया में आए, फिनिश्ड गुड्स बन के, वो फाइनल गुड्स बन के वो इंडिया में आए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, रॉ मटेरियल जो होता है वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है फाइनल गुड से। अगर रॉ मटेरियल जो है 10 रुपए में आ रहा है ना, उस टाइम में अगर रॉ मटेरियल भेजा जा रहा है 1 किलो किसी भी सामान को मान लो 10 रुपए में भेजा जा रहा है, तो जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता था ना, वो इंडिया में ₹1000 का मिलता था। वो फाइनल प्रोडक्ट 1000 में मिलता था। तो आप खुद सोचो कि कहां से इंडिया के लोग खरीदेंगे उसे। वो आ तो रहा है इंडिया में, लेकिन खरीदेंगे कैसे। और ब्रिटेन को तो फायदा हो रहा है ना, रॉ मटेरियल आराम से इतने सस्ते में मिल रहा है और फाइनल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं इंडिया में। इफ यानी बाय चांस बिक रहे हैं, राजा महाराजा जिनके पास बहुत पैसा है वो खरीद रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को, तो कितने महंगे में खरीद रहे हैं। तो इसमें फायदा किसका है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का। नॉर्मल पीपल का, नॉर्मल सिटीजन जो इंडिया के लोग थे तब उस जमाने में, उनका कुछ फायदा हो रहा था? नहीं, वो तो बस 10 रुपए कमा रहे थे और खरीद भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतने डेवलप ही नहीं थे, इतना पैसा ही नहीं था उनके पास। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किस सेक्टर में थे वो, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आपको अच्छे से पता है एग्रीकल्चर फील्ड उस टाइम पे इतनी डेवलप नहीं थी। क्यों नहीं थी डेवलप? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। डिपेंड किस पे थे? रेनफॉल पे। बारिश हो रही तो अच्छी खासी उग जाएगी, ठीक है, क्रॉप्स उग जाएंगे अच्छे खासे, बारिश नहीं हो रही तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ अनसर्टेनिटी पे चलता था। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे ना, बड़े साधारण लोग थे, अपने खाने का सोचते थे बस। ठीक है, उनको और किसी चीज की नीड नहीं थी, और वो सब भी बंद हो चुका था जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आई। ठीक है, आए समझ में? तो उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेक्लाइन करना चाहा और अपने फायदे के लिए इंडिया को सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का। और क्या बन गया, फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, कंज्यूमर ऑफर। इंडिया में वो क्या भिजवाते थे, इंडिया में वो फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से भिजवाते थे यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको समझ में आएगा। ये बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझिए, ये पार्ट 1 था। स्टार्टिंग की कुछ चीजें मैंने आपको समझाई हैं कि ब्रिटेन के आने से पहले, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया कैसा था, प्रॉस्पेरस था, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड अच्छा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अच्छी थी। तो ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए समझाई है कि कुछ बाद की चीजें, जैसे ब्रिटिशर्स आए हमारी कंट्री में, कॉलोनियल रूल आया हमारी कंट्री में, तब क्या क्या हुआ, आधा मैंने यहाँ पे समझा दिया, पार्ट 2 में हम पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कॉलोनियल रूल स्टार्ट होने से पहले हमारी कंट्री कैसी थी वो समझ में आए। कॉलोनियल रूल आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो हम आगे देखेंगे। थोड़ा बहुत तो यहाँ हिंट मिल चुकी है। ठीक है, आया समझ में? और आगे की वीडियोस देखनी है, पार्ट 2 देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से टी-स्टैक कॉमर्स को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करके जाना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।